नमस्ते, आदाब। मैं कात्यायनी आली के पॉडकास्ट हमारे हक हमारी जुबानी में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सीडॉ के बारे में। आज हम बात करेंगे सीडॉ के प्रिंसिपल नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। हमारे साथ आज अपूर्वा हैं, जो पेशे से एक वकील हैं और 2009 से आली से जुड़ी हुई हैं। वेलकम अपूर्वा। थैंक यू कात्यायनी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर साधारण भाषा में समझे तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन शब्द का मतलब क्या है, और अगर आप इसके कोई एग्जाम्पल्स देके हमें हमारे लिसनर्स को समझा सकें। कात्यायनी, डिस्क्रिमिनेशन जब भी हम बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन के 3-4 फॉर्म्स हैं जिनको हम देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही कि ऐसा कोई व्यवहार या ऐसा कोई बिहेवियर ट्रीटमेंट किया जाए जो कि किसी को नीचा दिखाने के लिए हो सकता है, या अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही हैं उस तक उसकी एक्सेस ना हो, उसको भी देखा जा सकता है। और जब भी हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो कास्ट, क्लास, सेक्स, जेंडर, रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान में रखी जाती हैं कि इस कैटेगरीज या इन वजहों से किसी के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो हम उसको डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन के जो 4 फॉर्म्स हैं जिनकी जब भी हम बात करते हैं, जब हम देखने की बात करते हैं, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जिससे आप प्रत्यक्ष रूप से समझ सकें कि हाँ, ये व्यवहारिक तौर पर सीधा से जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है किसी के साथ, और वो डिस्क्रिमिनेशन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ध्यान में रख के या उनको देखकर किया जा रहा है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि हम आमतौर पर बहुत ये बात करते हैं, मतलब एग्जाम्पल बिल्कुल बहुत बुरा है जब भी हम ये बात करते हैं। आज भी हम लोग जो है, जब हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जब हम बात करते हैं तो लोग ये पूछे, अच्छा ये भारत में है? तो इस तरीके की चीज़ें जहाँ के मूल या स्टेट को ध्यान में रखकर भी लोगों को आज भी ये लगता है कि शायद वो तो भारत का हिस्सा है ही नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से जो हम देख सकते हैं। दूसरा, जो हम इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, कि इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पर आप इस तरीके की पॉलिसी, इस तरीके की प्रैक्टिसेस कर रहे हो या रूल्स लेकर आ रहे हो जहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा हो डिस्क्रिमिनेशन, बट इसका जो रिजल्ट है वो क्लियरली डिस्क्रिमिनेटिव है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो अगर किसी सदर्न स्टेट के व्यक्ति से बोला जाए कि आप यूपी में आके काम करिए बट आपको हिंदी आना कंपल्सरी है, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस जहां पर ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। थर्ड है सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन, कि जहां पर हम एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन को ध्यान में रख के बात करते हैं, या स्टेट की तरफ से अगर सिस्टमिक रूप से अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। एग्जाम्पल अगर देखें, जहाँ पे लड़कियों, गांव में अगर लड़कियों की पढ़ाई को देखा जाए कि आप स्कूल आप इतनी दूर बना देंगे कि लड़कियों का एक्सेस ही नहीं होगा, कि गांव से स्कूल की दूरी अगर 5 से 7 किलोमीटर की है तो कितनी लड़कियां पढ़ने जा पाएंगी। हम लोग जानते हैं कि एक तो लड़कियों एजुकेशन वैसे भी क्या ड्रॉप आउट रेट है लड़कियों का, और एक एज के बाद जो है हम लोग भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्यूबर्टी हिट करती है और वहाँ पर लड़कियों को कैसे स्कूल से निकाला जाता है, सिक्योरिटी को ध्यान में रख के। तो इस तरीके के जो भी फॉर्म्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के, क्लास, कास्ट, जेंडर, अलग अलग तरीके से, वो सब डिस्क्रिमिनेशन में देखे जाते हैं। एक जो लास्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हम देख रहे हैं वो है हरासमेंट। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ उसके सेक्स या उसके जेंडर के आधार पर उसके साथ कोई ऐसा उत्पीड़न किया जाए जो, या ऐसा माहौल दिया जाए, एक होस्टाइल माहौल दिया जाए, एक इंटिमिडेटिंग माहौल दिया जाए जहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ को या जो भी उसके राइट्स हैं उनको वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर देखा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिमिनेशन को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया है और देखा भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जो है रिकॉग्नाइज किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्लियरली कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, और अगर वो डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो अपराध के तौर पर
देखा जाएगा। और उसमें भी क्लियरली लिखा है कि क्लास, कास्ट, सेक्स, जेंडर के आधार पर अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो अपराध की दृष्टि से देखा जाएगा। जो लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं इसमें हमारे पास काफ़ी, बट आज जो हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं वो हमारे पास है कि अनुज गर्ग वर्सेस होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, जहाँ पर जो है क्लियरली ये एक डिस्क्रिमिनेटरी रूल निकाला गया था, जहाँ पर ये कहा गया था कि महिलाएं और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के किसी भी ऐसे स्थान पर जॉब नहीं कर सकते हैं जहाँ पर शराब दी जाती है, शराब सर्व की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ या रूल है और आप महिलाओं के जो राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू ऑक्यूपेशन का जो उनका राइट है, एम्प्लॉयमेंट का जो राइट है, आप उसको कर्टेल कर रहे हैं, आप उससे उनको वायलेट कर रहे हैं, आप उसे छीन रहे हैं। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना कि क्योंकि मैं एक महिला हूं इस वजह से मैं वहां नहीं रह सकती हूं क्योंकि मेरे सिक्योरिटी पर बात आ सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जहां पर ये आइडेंटिफाई किया गया है। थैंक यू अपूर्वा, ये आपने बहुत अच्छे से डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्टिकल 15 के बारे में एक्सप्लेन किया है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सीडॉ के रेफरेंस में नॉन डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? सीडॉ के प्रिंसिपल, जो 3 प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक पहला प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, जो कि आर्टिकल 2 में लिखा गया है, और जहाँ पर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो किसी के साथ भी हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को रोकेंगे, महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन को रोकेंगे और इस तरीके के लॉज या लीगल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे जहाँ पर अगर पहले से भी अगर कोई प्रैक्टिसेस चल रही हैं तो उनको ख़त्म किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हमारा सती प्रथा एबॉलिशन एक्ट है, इसके अलावा हमारे पास चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं, इनको खत्म करने की क्योंकि जिम्मेदारी स्टेट की है और ये महिलाओं के ऊपर एक डिस्क्रिमिनेशन का एक जो पूरा तबका है कि ये होता ही आ रहा है, ये चलती आ रही हैं प्रथाएं, इनको खत्म करना, इनको रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, वो महिलाओं के अपने पूरे जीवन को देख के है कि उनकी जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक राइट्स हैं उनको ध्यान में रख के कि किसी भी वजह से महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा और स्टेट की ये जिम्मेदारी है, ये ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर कि वो ऐसे लीगल रिफॉर्म्स और ऐसे लॉज लेकर आएंगे ताकि महिलाएं अपने जो पूरे जो अधिकार हैं उनको पूरी तरीके से जी सके, उसको एंजॉय कर सके, जो हम बात करते हैं। तो सीडॉ ने काफ़ी बेहतर तरीके से इनको अलग अलग प्रिंसिपल्स में डाला है। थैंक यू। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि डिस्क्रिमिनेशन के प्रमुख कारण या मेन रीजंस क्या हैं और इनका महिलाओं की लाइफ्स पर क्या असर पड़ता है, एंड क्या ऐसे कोई इंडियन लॉज हैं जो महिलाओं को डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं? जो डिस्क्रिमिनेशन का प्रमुख कारण यही है कि पेट्रियार्की, जो हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि किस तरीके से जो पितृसत्ता है वो पुरुषों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर या सिस्टम के ऊपर भी, आज की तारीख में हम सिस्टम को अलग नहीं कर सकते हैं, सिस्टम के ऊपर भी हावी है क्योंकि वहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं वो भी किसी सोच के साथ बैठे हैं। और महिलाओं को क्योंकि हमेशा से एक सेकेंडरी सिटीजन के तौर पर देखा गया है, हमारे पास वो स्पेस ही नहीं है कि हम वो अपनी बात आगे लाके रख सकें या आगे बढ़ के बात कह सकें। बट जब हम लॉज की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में क्लियरली ये बात कही गई है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो अलग अलग तरीके से इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए या हरासमेंट को ख़त्म करने के लिए लॉज ला सकते हैं। तो हमारे पास आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे स्पेशल लॉज हैं जो कि महिलाओं को, बच्चों को और वंचित समुदाय को के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, या प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट। तो ये अलग अलग लॉज हैं हमारे पास जो कि हर तबके को डिस्क्रिमिनेशन से दूर या ऐसे अगर उनके साथ कोई घटनाएं हो रही है तो उसको अपराध की दृष्टि से देखा जाए। शुक्रिया अपूर्वा, आपने सीडॉ के पहले प्रिंसिपल नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में इतने अच्छे से हमारे लिसनर्स को बताया
और अगले पॉडकास्ट में हम सीडॉ के बाकी 2 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो आप सब प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।